हेलो एवरीबॉडी, वेलकम टू योर फेवरेट लर्निंग यूट्यूब चैनल के ए स्टडीज़। आज हम क्या पढ़ने वाले हैं? आज पहले हम देखते हैं, हमारे पास के स्टडीज़ का रीडिंग मटेरियल है। ई कंटेंट प्रिपरेशन फॉर क्लास 8 साइंस का चैप्टर पढ़ने वाले हैं। कौन सा चैप्टर है भैया? ये चैप्टर है चैप्टर 4 कंबशन एंड फ्लेम्स। ये चैप्टर आपके साइंस के हिसाब से, साइंस के फाइनल्स के हिसाब से बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर रहने वाला है। मैं कार्तिक शर्मा, आपका साइंस का मेंटोर, आपका स्वागत करता हूँ आपके फेवरेट यूट्यूब चैनल पे एक और बार। चलिए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं, इस लेक्चर को स्टार्ट करते हैं। इस चैप्टर के बाद लर्निंग आउटकम्स क्या होंगे, क्या क्या आप समझ पाओगे, क्या क्या आप कर पाओगे, ठीक है, वो जानते हैं पहले। लर्निंग आउटकम्स, स्टूडेंट विल एबल टू, क्या कर पाओगे आप? पहले तो आप बता पाओगे क्या, एक तो इग्निशन टेम्परेचर टर्म के बारे में बता पाओगे, कैलोरीफिक वैल्यू। इग्निशन टेम्परेचर, कैलोरीफिक वैल्यू, ये दोनों क्या है? क्या है? सोचो सोचो। लग रहा है थोड़ा थोड़ा इंटरेस्टिंग टर्म लग रहा है ये। बहुत इंटरेस्टिंग टर्म है, बहुत। जानेंगे क्या है क्या नहीं। फिर हम पढ़ेंगे डिफरेंट टाइप्स ऑफ रैपिड एंड स्पॉन्टेनियस कंबशन, डिफरेंट टाइप्स ऑफ कंबशन। एक्चुअली वी आर गोना स्टडी द डिफरेंट टाइप्स ऑफ कंबशन, जिसके अंडर रैपिड और स्पॉन्टेनियस आता है। यहाँ पे एक टर्म छूट गया मेरे से, जो था एक्सप्लोसिव कंबशन, ठीक है, वो भी आता है। फिर फायर फाइटिंग, मतलब फायर फाइटिंग के लिए टूल्स जो यूज़ होता है, मतलब फायर एक्सटिंग्विशर्स, उसके बारे में समझेंगे। फिर हम समझेंगे कि गोल्ड स्मिथ जो होता है, लोहार, वो हमेशा फ्लेम की अपर मोस्ट लेयर यानी कि आउटर मोस्ट लेयर यूज़ क्यों करता है, कोई भी चीज़ को मेल्ट करने के लिए। और फिर हम ये समझेंगे कि हार्मफुल प्रोडक्ट्स क्या होते हैं जो बर्निंग ऑफ फॉसल फ्यूल से बनता है। अच्छा, ये एक लाइफ लेसन भी है कि अगर कोई चीज़ के एडवांटेजेस होते हैं ना, तो उसके डिसएडवांटेज भी होता है। इसलिए हम उसके डिसएडवांटेजेस पे भी थोड़ा ध्यान देंगे इस वाले चैप्टर में। सबसे पहले कंटेंट्स देखेंगे जो इस हम चैप्टर में कवर करेंगे। पहला, कंबशन क्या है? भैया कंबशन के ऊपर पूरा चैप्टर इवॉल्व कर रहा है। थोड़ा सा इंट्रो दे देता हूँ। कंबशन ना किसी भी चीज़ का बर्निंग होता है, बर्निंग यानी कि जलना, ठीक है। फिर कंबस्टेबल एंड नॉन कंबस्टेबल सब्सटेंसेस, कंडीशन नेसेसरी फॉर कंबशन। फिर इग्निशन टेम्परेचर, मैंने कहा था ना इंपॉर्टेंट टर्म है, आपको बताता हूँ। हाफ ऑफ द चैप्टर इसके ऊपर इवॉल्व कर रहा है, इग्निशन टेम्परेचर के ऊपर। फिर इनफ्लेमेबल, एक मिनट, फिर आता है ये वाला टॉपिक, इनफ्लेमेबल सब्सटेंसेस। इनफ्लेमेबल सब्सटेंसेस क्या होता है? अच्छा, इनफ्लेमेबल सब्सटेंसेस जो आप समझ रहे हो ना, वो बिल्कुल नहीं है। हिंट दे रहा हूँ, वो नहीं है जो आप समझ रहे हो। फिर हम देखेंगे फायर को कैसे कंट्रोल करता है। फिर हम देखेंगे कंबशन के टाइप कहते हैं, यानी रैपिड, स्पॉन्टेनियस और एक्सप्लोसिव। फिर हम पढ़ेंगे फ्लेम और उसका स्ट्रक्चर कैसा था, फ्यूल और उसकी एफिशिएंसी। ये जो है ना, फ्यूल और उसकी एफिशिएंसी, ये सिमिलर है टू कैलोरीफिक वैल्यू, ये उसी का सब पार्ट है, ठीक है, उसी का सब पार्ट है ये। फिर अगला है कि हार्मफुल इफेक्ट ऑफ यूजिंग फॉसिल फ्यूल। मैंने बोला था ना कि इस चीज़ का एडवांटेज तो उसका डिसएडवांटेज भी है, तो वही हम उसके डिसएडवांटेज पे भी देखेंगे, डिसएडवांटेज पे थोड़ा बात करेंगे। उससे पहले मैं आपसे कुछ क्वेश्चन पूछना चाहूँगा। अच्छा, पहला मेरा क्वेश्चन है कि एक सब्सटेंस बर्न कैसे करता है, जलता कैसे है? एक सब्सटेंस जलता कैसे है? अच्छा, इसके लिए ना मैं आपको एक हिंट दे देता हूँ कि सपोज मैं और आप एक ट्रिप पे गए हैं बाहर जंगल में, डन। उस ट्रिप में क्या होगा कि हमें कैंप फायर लाइट अप करनी है, ठीक है। तो मैं आपको बोलता हूँ कि जाओ कुछ सामान लेके आओ ताकि हम कैंप फायर बर्न कर सके। तो उस चीज़ के लिए आप क्या क्या इकट्ठा करोगे? सोचो सोचो सोचो, एक बार सोचो। सोच लिया? अच्छा, कुछ कहेंगे कि भैया हम ना वुड इकट्ठा करेंगे क्योंकि लकड़ी अच्छे से जल पाती है। अच्छा, सूखी लकड़ी देखेंगे, सूखे पत्ते देखेंगे भैया। कुछ कहेंगे, कुछ ज़्यादा दिमाग होगा किसी में तो वो तुरंत बोलेगा भैया हम पहले मैच स्टिक देखेंगे, माचिस देखेंगे, या ऐसा फ्रिक्शन जनरेट करेंगे कि कोई चीज़ बर्न हो जाए, मतलब जल सके, ताकि उस वुड में आग लग सके। क्योंकि फ्रिक्शन वाले चैप्टर से आपको कुछ बताता हूँ, फ्रिक्शन जब प्रोड्यूस होता है तो हीट भी प्रोड्यूस करता है वो, इसलिए हम हीट का इस्तेमाल करेंगे उस चीज़ को जलाने के लिए। अच्छा भैया, कुछ कहेंगे मैं पेपर इस्तेमाल करूँगा, कुछ कहेंगे मैं कुछ करूँगा, ये करूँगा, वो करूँगा। तो उसी चीज़ से रिलेटेड है पूरा चैप्टर, कंबशन क्या होता है क्या नहीं। तो मैं पहले आपसे एक और सवाल पूछना चाहूँगा, क्या आपने कभी बर्निंग ऑफ मैग्नीशियम रिबन देखा है? मतलब मैग्नीशियम रिबन को जलते हुए देखा है? नहीं देखा? मैं आपको थोड़ा हिंट दे देता हूँ। जब वो जलता है ना, तो वो वाइट कलर का फ्लेम प्रोड्यूस करता है। वाइट कलर का फ्लेम, वो कैसे? मतलब वाइट कलर का फ्लेम तो होता ही नहीं ना, रेड कलर का फ्लेम होता है, या तो येलो कलर का होता है, रेडिश येलो ही होता है ना। पूरा बताऊंगा, बस वीडियो में थोड़ा मेरे साथ रहना। फिर हम देखेंगे व्हाट हैपेंस व्हेन द सोडियम मेटल कम्स इन कांटेक्ट विद वाटर। अच्छा, कोई भी मेटल होता है, ज़्यादा से ज़्यादा क्या होगा, वो रस्ट पकड़ लेगा
क्या वो ख़राब हो जाएगा? नहीं, सोडियम के साथ कुछ और होता है। क्या होता है वो भी देखेंगे। पहला टॉपिक स्टार्ट करते हैं जो कि है कंबशन। कंबशन क्या होता है? इट इज़ अ केमिकल प्रोसेस इन विच अ सब्सटेंस रिएक्ट विद ऑक्सीजन टू गिव हीट एंड लाइट एनर्जी, और द प्रोसेस ऑफ बर्निंग ऑफ अ सब्सटेंस इन एयर और ऑक्सीजन विद द इवोल्यूशन ऑफ हीट एंड लाइट इज नोन एज कंबशन। मतलब हिंदी में धीरे धीरे समझाऊँ तो कोई भी ऐसा केमिकल प्रोसेस जिसके अंदर कोई भी चीज़ बर्न करती है, जलती है, इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन टू गिव हीट एंड लाइट एनर्जी इज नोन एज कंबशन। मतलब एक ऐसा प्रोसेस, केमिकल प्रोसेस जिसके अंदर कोई चीज़ जलती है, जिसके अंदर आग लगती है, एयर यानी कि ऑक्सीजन के अंडर आग लगती है ताकि वो हीट, गर्मी और लाइट यानी कि रोशनी पैदा कर सके, उसी प्रोसेस को हम कंबशन कहते हैं। डन। अगला टॉपिक देखते हैं, अगला स्लाइड देखते हैं एक्चुअली। कंबशन का एग्जांपल दे रखा है जहाँ पे कोई फ्लेम जल रही है। क्या जल रहा है हमें नहीं पता, पर ये कंबशन, क्योंकि मैंने आपको बताया था कंबशन क्या होता है, केमिकल प्रोसेस होता है जिसके अंदर कोई भी चीज़ बर्न करती है यानी कि जलती है। ठीक है, यहाँ पे बर्न हो रही है कोई चीज़। डन। नेक्स्ट वन, combustible substances क्या होता है? तो substances that undergo combustion is called as combustible substances। combustible substances वो होते हैं, वह substances, वह पदार्थ जो combustion यानी कि वो केमिकल प्रोसेस के अंदर अंडरगो हो सकते हैं, जिसके अंदर वो जल सकते हैं ताकि वो हीट और लाइट एनर्जी प्रोड्यूस करें, उसे ही हम कंबस्टिबल सब्सटेंसेस कहते हैं। कंबस्टिबल सब्सटेंसेस को हम फ्यूल भी कहते हैं। अच्छा, फ्यूल से आपको क्या आ रहा है? ब्रेनस्टॉर्मिंग करो। जो आप सोच रहे हो वो सही आ रहा है। चारकोल इज अ टाइप ऑफ अ फ्यूल, कोल इज अ टाइप ऑफ फ्यूल, वुड इज अ टाइप ऑफ अ फ्यूल, पेट्रोल इज अ टाइप ऑफ अ फ्यूल, एलपीजी इज अ टाइप ऑफ अ फ्यूल। फ्यूल may be liquid, solid or gas. Remember this bullet point. Fuel may be liquid, solid or gas in form. So फ्यूल सॉलिड भी हो सकता है, लिक्विड भी हो सकता है, गैस भी हो सकता है। कुछ एग्जांपल बता देता हूँ। कुछ एग्जांपल है वुड, कोल, ये दोनों सॉलिड में आते हैं। पेट्रोल, केरोसिन, ये दोनों आते हैं लिक्विड में। और गैस इसके अंदर आता है हमारा एलपीजी यानी कि लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस, लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस। यहाँ पे देखो, यहाँ पे वुड दे रखा है, फिर कोल दे रखा है, एलपीजी नहीं यार भैया, यहाँ पे तो सिलेंडर दे रखा है। अच्छा, सिलेंडर जो होता है ना, गैस सिलेंडर, उसके अंदर आती है एलपीजी यानी कि लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस, जो एक अच्छा कंबस्टेबल सब्सटेंस होती है जो अच्छे से जल पाती है। अच्छा, फिर कैरोसिन है, पर कैरोसिन में यहाँ पे कैरोसिन कहाँ दिख रहा है? यहाँ पे तो लैंप है, लैंप के अंदर कैरोसिन है, लैंप कैरोसिन से ही इग्नाइट होता है। ठीक है, कैरोसिन भी एक टाइप का एक कंबस्टेबल सब्सटेंस होता है। फिर अगला टॉपिक है नॉन कंबस्टेबल सब्सटेंसेस। वो क्या होता है? नॉन कंबस्टेबल सब्सटेंसेस देख के लग रहा है, अच्छा नॉन आ गया मतलब नहीं, मतलब कंबस्टेबल सब्सटेंस जो नहीं है, मतलब जो सब्सटेंस जल नहीं पाते, द सब्सटेंसेस दैट डज नॉट अंडरगो द कंबशन इज नोन एज नॉन कंबस्टेबल सब्सटेंसेस। वह सब्सटेंसेस जो कंबशन के प्रोसेस के अंदर नहीं जा सकते उसे नॉन कंबस्टेबल सब्सटेंसेस कहते हैं। ठीक है, अब एक बार और देखते हैं कि एग्जाम्पल क्या होता है नॉन कंबस्टेबल सब्सटेंसेस के। वो होता है रॉक, स्टील, वाटर, सैंड। अच्छा ये बताओ, आपने कभी देखा है पत्थर पे आग लगी, मिट्टी पे आग लगी, पानी में आग लगी? नहीं लग सकती, क्योंकि ये नॉन कंबस्टेबल सब्सटेंस होता है। ठीक है, अगला टॉपिक देखते हैं। उससे पहले एक बार एग्जांपल देख लो। ये सैंड है, कॉमन एग्जांपल, सैंड में आग नहीं लगती। फिर ये स्टोन है, इसमें भी आग नहीं लगती, तो ये दोनों ही नॉन कंबस्टेबल सब्सटेंसेस हैं। कंडीशन फॉर कंबशन, मतलब कंडीशन, वो नेसेसरी कंडीशन जिसके थ्रू ये केमिकल प्रोसेस होता है यानी कि कंबशन हो सकता है, वो 3 कंडीशन होती है। पहली कंडीशन देखेंगे, प्रेजेंस ऑफ फ्यूल। अच्छा, कोई भी चीज़ जलेगी तो अगर हमें वुड जलानी है तो हमें मेन चीज़ क्या चाहिए? अरे भाई वुड ही तो चाहिए। वुड नहीं होगी तो वुड को कैसे जलाएंगे? तो उसके लिए वुड जो फ्यूल होता है, किसी फ्यूल का होना इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। तो कंडीशन नेसेसरी में सबसे मेन टॉपिक आता है प्रेजेंस ऑफ फ्यूल। फ्यूल होना चाहिए अगर हमें किसी चीज़ को जलाना है, और क्या होना चाहिए? और टेम्परेचर होना चाहिए। एक टेम्परेचर होता है, प्रोवाइडेड टेम्परेचर होता है एक पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट का जिसके ऊपर वो जलता है, जिसे हम इग्निशन टेम्परेचर कहते हैं। इग्निशन टेम्परेचर वो होना चाहिए। फिर अगला क्या होना चाहिए? अगला टॉपिक क्या होना चाहिए? अगला होना चाहिए प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन। अच्छा, एक बात बताता हूँ आपको,
ऑक्सीजन जो होता है ना, ऑक्सीजन को कहते हैं ऑक्सीजन इज द बिगेस्ट सपोर्टर ऑफ कंबशन। एज वी ऑलरेडी नो दैट कि कंडीशन नेसेसरी फॉर कंबशन में हमने देखा कि प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन इज नेसेसरी। इसका मतलब एक हम ट्रायंगल सा बना सकते हैं। कैसा ट्रायंगल बना सकते हैं कि कंबशन किसके अंडर हो सकती है, क्या क्या चीज़ें चाहिए होती है कंबशन के लिए, वही ट्रायंगल यहाँ पे लिख रखा है। ये देखो, ये ट्रायंगल है, इसको याद करना एग्जाम के हिसाब से बहुत इंपॉर्टेंट है। ये तीन चीज़ें इज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग, दीज थिंग्स आर द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग्स नेसेसरी फॉर कंबशन। ठीक है, कंबशन के लिए क्या चीज़ होती है? ऑक्सीजन जो बिगेस्ट सपोर्ट होता है, हीट। अच्छा, अगर हीट नहीं होगी, प्रोवाइडेड टेम्परेचर नहीं होगा तो चीज़ जलेगी कैसे? फिर फ्यूल, यानी कि जो चीज़ जलानी है वो तो बहुत इंपॉर्टेंट होती है। इसलिए कंडीशन नेसेसरी में ये सारी चीज़ें इंपॉर्टेंट होती है। इन चीज़ों का होना ही फायर ट्रायंगल बन पाता है, इन चीज़ों के हेल्प से। फिर हम पढ़ेंगे इग्निशन टेम्परेचर। मैंने आपको बताया था इग्निशन टेम्परेचर कुछ चीज़ होती है ना, इग्निशन टेम्परेचर क्या होती है वो जानते हैं क्या होता है। ठीक है, उससे पहले पूरी स्लाइड दिखा देता हूँ आपको। द लोएस्ट टेम्परेचर एट विच अ सब्सटेंस स्टार्ट्स बर्निंग इज कॉल्ड इट्स इग्निशन टेम्परेचर। मतलब वो टेम्परेचर, वो सेल्सियस में टेम्परेचर जिसमें कोई सब्सटेंस सबसे जल्दी फायर पकड़ लेता है, उसे उसका इग्निशन टेम्परेचर कहते हैं। डिफरेंट टाइप्स ऑफ सब्सटेंस है, डिफरेंट इग्निशन टेम्परेचर। अलग अलग सब्सटेंसेस के अलग अलग इग्निशन टेम्परेचर होता है। जैसे वुड का थोड़ा ज़्यादा होता है, पेट्रोल का कम होता है, और जो वाइट फॉस्फोरस होता है ना उसका सबसे कम होता है। मुझे कैसे पता? अच्छा, मैंने ना एक टेबल देख रखी है, ये वाली टेबल आप स्क्रीनशॉट खींच लेना इसका। ये देखना, वाइट फॉस्फोरस का वो दे रखा है इग्निशन टेम्परेचर। द लोएस्ट टेम्परेचर एट विच वाइट फॉस्फोरस बर्न इज 35 डिग्री सेल्सियस। सेम गोज फॉर 246 डिग्री सेल्सियस ऑफ पेट्रोल एंड 220 डिग्री सेल्सियस ऑफ केरोसिन एंड फर्दर ऑन। ठीक है, यही होता है। अब एक स्टेटमेंट बताता हूँ आपको, नोट करना। द फास्टर द कंबशन, the lower the ignition temperature will be of the combustible substance। मतलब जो कंबशन ज़्यादा जल्दी होगा उसी सब्सटेंस का, उस कंबस्टेबल सब्सटेंस, उस फ्यूल का इग्निशन टेम्परेचर हमेशा कम ही होगा। डन। अगला देखते हैं, इनफ्लेमेबल सब्सटेंस। मैंने बोला था ना इनफ्लेमेबल सब्सटेंस कुछ अलग ही है जो आप सोच रहे हो। आप क्या सोच रहे हो कि इसे ना इग्नोर मार दो, इन सारी चीज़ों को इग्नोर मार दो। ठीक है, एक बार इस पे ही देखो बस, एक मिनट, इन सारी चीज़ों को इग्नोर मार दो जो मैंने बना रखा है। ठीक है, बस एक बार इनफ्लेमेबल सब्सटेंस वाले टॉपिक पे देखो। इनफ्लेमेबल सब्सटेंस मतलब जो फ्लेम से कनेक्टेड नहीं है, इन्हें लग रखा है। ठीक है, एक्चुअली इनफ्लेमेबल सब्सटेंस ना वो सब्सटेंस होता है जो जिनका इग्निशन टेम्परेचर सबसे कम होता है, लो होता है। हेंस वी दे कैन कैच फायर इजीली एंड दे आर कॉल्ड एज इनफ्लेमेबल सब्सटेंस। मतलब जो सब्सटेंस जिनका टेम्परेचर बहुत कम होता है, जिनका इग्निशन टेम्परेचर क्या होता है? द लोवेस्ट टेम्परेचर एट विच एन ऑब्जेक्ट बर्न्स। वो बहुत कम होता है, वो जिसका टेम्परेचर बहुत कम होता है जिस पे वो बर्न करता है, उन सब्सटेंसेस को, उन कंबस्टेबल सब्सटेंसेस को, उन फ्यूल्स को हम इनफ्लेमेबल सब्सटेंसेस कहते हैं। जैसे पेट्रोल का बहुत कम होता है, डीजल का कम होता है, और एलपीजी का भी बहुत कम होता है। डन। नेक्स्ट टॉपिक, बेसिक प्रिंसिपल्स टू कंट्रोल फायर। फायर को कंट्रोल करने के लिए 3 प्रिंसिपल्स होते हैं। क्या 3 प्रिंसिपल्स क्या होते हैं? अगर फायर जल चुकी है तो उसे कंट्रोल करने के 3 प्रिंसिपल्स जो होते हैं, सॉरी मैंने स्लाइड बढ़ा दी ज़्यादा। हाँ, वो 3 प्रिंसिपल होते हैं। फर्स्ट प्रिंसिपल कि अगर हमें फायर कंट्रोल करना है तो ऑक्सीजन काट दो। एज आई ऑलरेडी स्टेटेड, ऑक्सीजन इज द बिगेस्ट सपोर्टर ऑफ कंबशन। तो अगर ऑक्सीजन नहीं होगा तो कंबशन भी नहीं होगा। सेकंड, लो इग्निशन टेम्परेचर, मतलब हीट ही हटा दो। अच्छा, वो गर्म नहीं होगा तो वो जलेगा कैसे? क्योंकि गर्म होना ही जलने के लिए निश्चित, मतलब इज़ इम्पॉर्टेंट, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि कोई चीज़ जले, उसका इग्निशन टेम्परेचर रीच हो ताकि वो जल पाए। ठीक है, फिर अगर हम उस कंबस्टेबल सब्सटेंस ही हटा दें, अच्छा वुड जल लिया, वुड ही हटा दे तो अगर वुड ही ना हो जिसे वुड को जलाना है तो जलेगी ही नहीं। इसलिए अगर हम इन 3 चीज़ों को हटा देंगे, ये 3 चीज़ें नेसेसरी हैं, इन 3 चीज़ों से ही कंबशन होता है। किन किन चीज़ों से होता है कंबशन? एक बार रिकॉल करा देता हूँ, ऑक्सीजन से, इग्निशन टेम्परेचर से, और कंबस्टेबल सब्सटेंस से। अगर ये तीनों को ही हम हटा देंगे ना
तो कंबशन भी रुक जाएगा। इसे याद रखना, अगर हम तीन चीज़ों को इसे इसे और इसे हटा देंगे तो कंबशन रुक जाएगा, कंबशन नहीं होगा, फायर हमारे कंट्रोल में आ जाएगी। डन। यहाँ पे देखना, ज़रा ध्यान से देखना, इस स्लाइड का मैं एक बार वापस प्रयोग करूँगा। ये दीदी है हमारी, ठीक है, दीदी, सॉरी दीदी बोला, भैया है, ठीक है। ये भैया एक हाथ में लाल सा डिब्बा लेके बैठा है, ये डिब्बा लेके बैठा है कोई लाल सा, ठीक है। ये क्या है? ये ना एक्सटिंग्विशर कहते हैं इसे, फायर एक्सटिंग्विशर्स होते हैं। ये क्या होता है? अच्छा, ये तो भैया जो है इन्होंने तो पाइप ले रखा है, इसमें से पानी निकल रहा है। अच्छा, यहाँ पे पानी क्यों और यहाँ पे एक्सटिंग्विशर क्यों? इतना बड़ा डिफरेंस क्यों? इतना बड़ा क्वेश्चन मार्क आपके दिमाग में भी आ रहा होगा। पूरा बताऊंगा, पूरा बताऊंगा, ध्यान से देखना, आगे बताऊंगा। पहले आप ये देखो, पेपर कप एक्टिविटी, आप एक्टिविटी खुद भी घर में भी कर सकते हो, पर अपने पेरेंट्स की निगरानी में। इसके लिए तीन चीज़ें चाहिए। पहले चाहिए हमें कैंडल्स, ठीक है। कुछ 2 कैंडल ले लेना और 2 पेपर कप लेना। अब क्या करना, एक पेपर कप को ना कैंडल से पूरा कांटेक्ट में लाना और उसे जला देना, उसमें पानी मत रखना और दूसरे वाले में पानी रखना। आप क्या ऑब्जर्व करोगे, जो जिसमें पानी है वो तो नहीं जलेगा, जिसमें पानी है, और जिसमें पानी है वो नहीं जलेगा, जिसमें पानी है वो, जिसमें पानी नहीं है वो जल जाएगा। क्यों जलेगा? एक्चुअली क्या हो रहा है ना, यहाँ पे वाटर, हमने देखा था ना, पेपर इज़ अ गुड कंडक्टर, गुड कंडक्टर बोला, सॉरी, इज़ अ गुड कम्बस्टेबल सब्सटेंस, इज़ अ कम्बस्टेबल सब्सटेंस जो जल सकता है। इसलिए अगर पेपर है तो वो जल सकता है, ठीक है। पेपर जल्दी भी जल सकता है, उसका इग्निशन टेम्परेचर भी कम होता है। अच्छा, इसके अंदर ना पानी है, पानी एक क्या होता है, पानी नॉन कम्बस्टेबल सब्सटेंस होता है। तो जब ये फायर इसके कांटेक्ट में आएगी ना, पानी को बस गर्म करेगी और कुछ नहीं करेगी, और पेपर को हार्म नहीं पहुंचेगा। फिर इसमें पानी नहीं है तो पूरा पेपर ही जल जाएगा। डन। उसके बाद, इस एक्टिविटी के बाद अब हम एक्सटिंग्विशर समझते हैं। द मोस्ट कॉमन एक्सटिंग्विशर इज़ वाटर। अच्छा, कोई जगह फायर हो जाती है ना, तो लोग ज़्यादातर पानी फेंकते हैं। क्यों फेंकते हैं? किसी घर में आग लग गई तो पानी फेंको, पानी फेंको, क्यों? क्योंकि पानी ही सबसे कॉमन एक्सटिंग्विशर होता है, ठीक है। फायर इन्वॉल्विंग इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट्स एंड नॉन एंड इनफ्लेमेबल मटीरियल्स लाइक पेट्रोल, CO2 इज़ द बेस्ट कम्बशन फॉर देम। मतलब, सॉरी, इज़ द बेस्ट एक्सटिंग्विशर फॉर देम। इसका मतलब क्या है इस बुलेट पॉइंट का? जो फायर इलेक्ट्रिकल होती हैं या इनफ्लेमेबल सब्सटेंस, जो सब्सटेंस उसके लिए होते हैं, जो सब्सटेंस जल्दी जल जाते हैं, उनकी फायर होती है ना, उनकी फायर को कंट्रोल करने के लिए वाटर अच्छा नहीं होता। क्यों नहीं होता? अगर इलेक्ट्रिकल फायर है, ठीक है, लेट मी शो यू समथिंग, बेटा भाई, यप यप, सॉरी, वो जरा स्लाइड हट गई थी, सॉरी सॉरी, ठीक है। तो जो इलेक्ट्रिकल फायर है, उसके लिए हम वाटर एक्सटिंग्विशर का इस्तेमाल नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकते? आपको दिखाता हूँ, कुछ चीज़ें बताता हूँ। हमने इन भैया को देखा था ना, कौन से वाले भैया, दिखाता हूँ। ये वाले भैया जो हैं, ये वाले, मैं आपको नोट करके दिखाता हूँ, बेटा भाई, नहीं, यप यप यप, अब सही हो जाएगा। हाँ, जो ये येलो से डिनोट कर रहा हूँ, ये वाले भैया जो है, अगर ये पानी का इस्तेमाल कर रहे हैं, अगर सपोज यहाँ पर कोई तार होती, तो पानी बीइंग अ गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी क्या करता ना, वो फायर को, वो इलेक्ट्रिसिटी को कैच कर लेता, जिसके नतीजे से ये जो भैया है ना, ये वाले भैया, ये कौन से, ये वाले भैया, ये जो वाले भैया, इन्हें करंट लग जाता, क्योंकि वाटर के कांटेक्ट में ये भी हैं, इन्हें भी करंट लगता, क्योंकि वाटर के थ्रू करंट ट्रैवल कर लेता। ठीक है, समझ आया? डन। अगला स्लाइड देखते हैं। हाँ, अब यहाँ पे एक रीज़न था कि अगर इनफ्लेमेबल सब्सटेंस है और इलेक्ट्रिकल सब्सटेंस है, तो उनके लिए कौन सा कम वो होना चाहिए एक्सटिंग्विशर? उनके लिए होता है CO2, ये वाला, ये जो है ना, ये वाला, वो होता है एक्सटिंग्विशर होता है। डन। अभी दिखाता हूँ, ये वाला एक्सटिंग्विशर CO2 क्यों होता है? इसका एक बहुत कॉमन रीज़न होता है क्यों होता है CO2, आगे दिखाता हूँ वाला रीज़न। CO2 बीइंग heavier than oxygen covers the fire like a blanket. Since the contact between the fuel and oxygen is cut off, the fire is controlled. अच्छा, क्या है इसका मतलब? सपोज ये फायर जल रही है, ठीक है, इसके ऊपर ये ब्लू ऑक्सीजन है, ठीक है। अब CO2 ये ग्रीन है, CO2 भारी होती है, तो अगर CO2 आई तो CO2 इसे ऐसे ब्लैंकेट के थ्रू कवर कर लेगी,
ढक लेगी, जिसकी वजह से ऑक्सीजन खत्म हो जाएगी। अच्छा, हमने पहले पढ़ा था अगर हमें किसी चीज़ का कंबशन खत्म करना है तो हम उसका ऑक्सीजन लेवल खत्म कर सकते हैं, जो उसका बेस्ट सपोर्ट होता है ऑक्सीजन, इसलिए उसे हम हटा सकते हैं, तो फायर यानी कि कंबशन भी खत्म हो जाएगा। वैसे ही अगर हम CO2 का इस्तेमाल करेंगे, CO2 हैवियर होती है, तो वो ब्लैंकेट की तरह पूरे उसे कंबस्टेबल सब्सटेंस को जो जल रहा है उसे कवर कर लेगी, ऑक्सीजन का सप्लाई काट देगी, कट ऑफ कर देगी ऑक्सीजन का सप्लाई, जिसकी वजह से फायर कंट्रोल में आ जाएगी। इसलिए CO2 एक्सटिंग्विशर्स कुछ जगह यूज़ करते हैं जो फायर इलेक्ट्रिकल या कि इनफ्लेमेबल होती हैं, उनके लिए हम CO2 एक्सटिंग्विशर ही यूज़ करते हैं। ठीक है, ये वाली स्लाइड बहुत इंपॉर्टेंट है, इसका स्क्रीनशॉट खींच लेना। डन। नेक्स्ट वन, टाइप्स ऑफ कंबशन। मैंने बताया ना 3 टाइप का कंबशन होता है। क्या क्या होते हैं? पहला होता है रैपिड, तीसरा होता है स्पॉन्टेनियस, चौथा होता है एक्सप्लोसिव। पहले हर एक को ध्यान से सुनते हैं। रैपिड, रैपिड का मतलब क्या है? तेज। कंबशन, अ केमिकल प्रोसेस इन विच अ सब्सटेंस बर्न्स बाय गिविंग हीट एंड लाइट एनर्जी। मतलब रैपिड कंबशन मतलब जो कंबशन जल्दी हो रहा है, फास्ट हो रहा है, रैपिड कंबशन। राइट, जो कंबशन जल्दी हो रहा है, फास्ट हो रहा है, उसे रैपिड कंबशन ही कहते हैं। फिर इस पे आओ, एक्सप्लोसिव पे, थर्ड वाले पे। एक्सप्लोजन, एक्सप्लोजन क्या होता है? धमाका होना। धमाके में क्या प्रोड्यूस होता है? लाइट, हीट, और एक चीज़ और होती है, साउंड। मतलब जो कंबशन जिसके अंदर रैपिड जो जल्दी जलता है, पर उसके साथ उसमें आवाज़ भी आती है, जो बड़े लार्ज स्केल पे जलता है, लार्ज स्केल पे जिसका आवाज़ लार्ज स्केल पे गूंजती है, उसको हम एक्सप्लोजिव यानी कि एक्सप्लोजन कंबशन भी कहते हैं। ठीक है, तो अब थर्ड वाला यानी कि सॉरी सेकंड वाला स्पॉन्टेनियस, ये क्या होता है? स्पॉन्टेनियस हम ना एक्चुअली ढंग से समझेंगे स्पॉन्टेनियस और इनको अगले स्लाइड्स में। ठीक है, अगली स्लाइड लगाओ भाई। अगली स्लाइड, रैपिड कंबशन। रैपिड कंबशन इज अ टाइप ऑफ अ कंबशन विच अ सब्सटेंस बर्न रैपिडली टू प्रोड्यूस हीट एंड लाइट इज कॉल्ड रैपिड कंबशन। फॉर एग्जांपल बर्निंग ऑफ पेपर एंड LPG। मतलब वह कंबशन जिसके अंदर एक सब्सटेंस बहुत जल्दी जलता है पर और वो हीट और लाइट एनर्जी देता है। मैं आपको बताता कंबशन के लिए क्या क्या चीज़ें होती है। कंबशन जब होता है तो हीट और लाइट एनर्जी प्रोड्यूस होती है ऑक्सीजन के अंदर। जो कंबशन बहुत जल्दी हो रहा है, जो कंबशन जल्दी से हीट और लाइट एनर्जी प्रोड्यूस कर रहा है, वो कंबशन रैपिड कंबशन कहलाएगा। जैसे पेपर का जलना या LPG का जलना, लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस का जलना। पर इसके लिए कंडीशन नेसेसरी होनी चाहिए, हमारे पास कोई एक्सटर्नल सोर्स ऑफ हीट होना चाहिए। मतलब अगर हम सपोज पेपर जला रहे हैं तो उसके लिए हमें मैच स्टिक या फिर फायर का इस्तेमाल करना ही पड़ेगा। उसे हम कहते हैं रैपिड कंबशन, जिसमें के लिए हमें रैपिड कंबशन के लिए ना एक स्टेटमेंट लिखना है, यहाँ पे मैंने ऐड नहीं करी, कि रैपिड कंबशन नीड्स अ सपोर्टर टू बर्न। जो सपोर्टर और एक्सटर्नल हीट सपोर्टर टू बर्न, उसके लिए एक एक्सटर्नल हीट चाहिए। रैपिड कंबशन के लिए एक्सटर्नल हीट सोर्स चाहिए जिसकी वजह से वो जल पाए। वो जल्दी जलता है और ज़्यादा हीट एनर्जी और लाइट एनर्जी प्रोड्यूस करता है। ये एनिमेशन के साथ ये देखो, स्पॉन्टेनियस कंबशन क्या होता है? दैट कंबशन विच मटीरियल बर्स्ट इनटू फायर विदाउट एप्लीकेशन ऑफ हीट इज कॉल्ड स्पॉन्टेनियस कंबशन। स्पॉन्टेनियस कंबशन क्या होता है? जिसके अंडरगो जिसके तहत जो कंबशन बिना किसी एक्सटर्नल सोर्स ऑफ हीट के होता है। माचिस की ज़रूरत नहीं पड़ती, ठीक है, पत्थर बार बार घिसने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, चिंगारी की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, वो ऐसे ही जल जाएगा। ऐसे कैसे जल जाएगा? ऐसे कैसे जल जाएगा भैया? सिंपल सा बताता हूँ। एक मटेरियल, मैंने एक क्वेश्चन पूछा था ना कि सोडियम के साथ क्या होगा अगर उसे वाटर में रखेंगे। सोडियम कह रहा था मैं। सोडियम ना एक हाईली रिएक्टिव मेटल्स होता है। जो स्पॉन्टेनियस कंबशन होता है ना, हाईली रिएक्टिव मेटल्स के लिए होता है। स्पॉन्टेनियस कंबशन के तहत स्पॉन्टेनियस कंबशन के रूल्स होते हैं, कुछ कायदे कानून होते हैं। स्पॉन्टेनियस कंबशन ये कहता है भाई मैं तो नहीं जलने का, ऐसे मुझे ज़रूरत नहीं है। स्पॉन्टेनियस कंबशन ऐसे खुद ही जल जाता है। अगर हम थोड़ा सा सोडियम ना, एक मैंने पॉइंट बताया था कि सोडियम ना केरोसिन ऑयल में स्टोर होता है। क्यों होता है? क्योंकि सोडियम ना बहुत रिएक्टिव होता है, तो अगर वो नेचर में आके ना तो तुरंत जल जाएगा। मतलब वो एक एग्जांपल होगा स्पॉन्टेनियस कंबशन के। मतलब एक ऐसा कंबशन जिसके तहत हमें कोई भी एक्सटर्नल सोर्स ऑफ हीट एनर्जी नहीं चाहिए होता है, उसे हम स्पॉन्टेनियस कंबशन कहते हैं। डन। नेक्स्ट टॉपिक, नेक्स्ट क्या उसी में पढ़ते हैं। सोडियम इज स्टोर्ड इन कैरोसिन एंड फॉस्फोरस इज स्टोर्ड इन वाटर।
टू प्रिवेंट स्पॉन्टेनियस कंबशन they burst into flame when they come in contact with oxygen at the room temperature due to low ignition temperature। सबसे कम इग्निशन टेम्परेचर किसी चीज़ का होता है ना तो स्पॉन्टेनियस कंबशन करने वाले ऑब्जेक्ट्स का होता है, उनका कंबस्टेबल सब्सटेंसेस का होता है। क्योंकि अगर सोडियम को हम या वाइट फॉस्फोरस में बता रहा था ना, वाइट फॉस्फोरस को हम अलग रखेंगे वो अलग सिचुएशन है। क्यों है? क्योंकि वाइट फॉस्फोरस और सोडियम को अगर हम वाटर में रखेंगे, मतलब सोडियम को, वैसे वाइट फॉस्फोरस को तो वाटर भी रखा जाता है, पर लेकिन अगर सोडियम को वाटर में रखेंगे तो क्या होगा, सोडियम ना आग पकड़ लेगा। सोडियम और वाइट फॉस्फोरस जो होता है ना, अगर ये नॉर्मल रूम टेम्परेचर के अंदर रख दिए, मतलब अगर आपने इन्हें कैरोसिन में से निकाल के, वाटर में से निकाल के नॉर्मल रूम टेम्परेचर में रख दिया, ये तुरंत आग पकड़ लेता है, क्योंकि इनका लो इग्निशन टेम्परेचर होता है। इग्निशन टेम्परेचर क्या होता है? लोएस्ट टेम्परेचर एट विच अ ऑब्जेक्ट बर्न्स इज नोन एज इट्स लो, इट्स नोन एज इट्स इग्निशन टेम्परेचर। इनका बहुत कम होता है इग्निशन टेम्परेचर। डन। चलो भाई, एक और हो गया। अब हम पढ़ेंगे फाइनली एक्सप्लोजन, यानी कि एक्सप्लोजिव कंबशन। ये सबसे इजी है, सबसे इजी। वो कंबशन, द कंबशन दैट ऑकर सडनली विद द इवोल्यूशन ऑफ अ लार्ज अमाउंट ऑफ हीट एंड लाइट विद द साउंड इज कॉल्ड एक्सप्लोजन। फॉर एग्जाम्पल फायर क्रैकर्स। अच्छा, जैसे पटाखे जलते हैं, पटाखे क्या क्या प्रोड्यूस करते हैं? एक तो पटाखे करते हैं हीट प्रोड्यूस। क्या करते हैं? हीट। एक करते हैं लाइट, और साथ साथ सबसे मेन करते हैं साउंड। एक्सप्लोजन कंबशन जो होता है, एक्सप्लोजिव कंबशन इज सेम एज रैपिड कंबशन। दोनों सेम होता है, ऑक्सीजन के अंडर होते हैं, हीट और लाइट पड़ते हैं, दोनों की प्रॉपर्टी सेम होती है। बस एक्सप्लोजन कंबशन में क्या होता है, वो बस साउंड एनर्जी और प्रोड्यूस करता है, बाकी सब सेम होता है। जैसे फायर क्रैकर जब जलता है तो वो साउंड भी प्रोड्यूस करता है ना, सेम वैसे डिट्टो। डन। होप सो आपको एक्सप्लोजिव कंबशन भी समझ आया होगा। अब नेक्स्ट टॉपिक जो है वो है हमारा फ्लेम। फ्लेम क्या होता है? फ्लेम, व्हेन अ कंबस्टेबल सब्सटेंस वेपराइज ड्यूरिंग कंबशन इट प्रोड्यूसेस फ्लेम। जब एक कंबस्टेबल सब्सटेंस जल के वेपराइज हो जाता है, उड़ जाता है, उसकी भाप बनती है, तो उसकी वजह से कंबशन, उस कंबशन की वजह से फ्लेम प्रोड्यूस होती है। अब फ्लेम का स्ट्रक्चर समझेंगे। फ्लेम का स्ट्रक्चर कैसा होता है? फ्लेम के ना 3 पार्ट होते हैं। हॉटेस्ट पार्ट होता है, एक मॉडरेट होता है, एक लीस्ट हॉट होता है। मतलब आउटर जोन, मिडल जोन, इनर मोस्ट जोन। चैप्टर के स्टार्टिंग में मैंने आपसे एक सवाल पूछा था, याद करो क्या सवाल था, कि लोहार हमेशा आउटर जोन का इस्तेमाल क्यों करता है? क्यों करता है? क्योंकि आउटर जोन जो होती है, आउटर जोन ऑफ द फ्लेम इज द मोस्ट हॉटेस्ट पार्ट, इज द मोस्ट हॉटेस्ट पार्ट। ठीक है, ये ना ब्लू कलर की होती है, आपको ये ब्लूइश शेड दिख रहा होगा। फिर मिडल जोन आता है, ये पार्शली कंबस्टेबल होता है, ये येलो कलर का होता है। फिर लीस्ट आता है, ये इनर मोस्ट, ये लीस्ट लो होता है। ये अंदर ये जो ब्लैक ब्लैक दिख रहा है ना, ये होता है। एक्चुअली मैं आपको तो बताता हूँ, ये कंबशन के ऊपर ही है, जिसमें अच्छे से पूरा कंबशन होगा, जिसमें पूरा सब्सटेंस अच्छे से जलता है, जिसमें अच्छे से कंबस्टेबल सब्सटेंस जल रहा है, जिसका कंबशन अच्छा है, वो पार्ट ज़्यादा अच्छे से हीट प्रोड्यूस करता है। हीट क्या, वो ज़्यादा उसकी एफिशिएंसी अच्छी होती है। एफिशिएंसी मतलब कैलोरीफिक वैल्यू, वो हम आगे समझेंगे। फिर मिडल पार्ट, इसमें थोड़ा कम होता है, मतलब थोड़ा कम ही बचता है, मतलब ये भी अच्छा करता है वैसे कंबशन, बट इसका कंबशन पार्शियल होता है, मतलब अच्छे से नहीं हो पाता। आउटर जोन में कंप्लीट होता है कंबशन, आउटर जोन में कंप्लीट कंबशन, मिडल जोन में पार्शियल थोड़ा थोड़ा कंबशन होता है, और इनर मोस्ट जोन में कंबशन ही नहीं होता, बहुत कम होता है। इसलिए वो ब्लैक होती है, ये येलो होती है, और ये रेड होती है, ब्लू होती है। और एक मज़े की बात, जिसमें जिसमें कंबशन अच्छे से होगा वो हॉटेस्ट होगा। जो कंबशन अच्छे से होता है वो हॉटेस्ट होता है, जो कम होता है वो हॉटेस्ट नहीं होता, इतना हॉट नहीं होता, वैसे वो भी हॉट होता है। पूछा था मैंने एक सवाल, ब्लैक स्मिथ हमेशा बाहर की ये वाली जोन, ये वाली जोन, ब्लू जोन क्यों यूज़ करता है? क्यों यूज़ करता है भाई? चीज़ों को मेल्ट करने के लिए, क्योंकि ये सबसे हॉटेस्ट जोन होता है, हॉटेस्ट जोन होता है एक फ्लेम का। डन, समझ आया? अगला टॉपिक देखते हैं, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अ गुड फ्यूल। एक अच्छे फ्यूल, एक अच्छे ईंधन, एक अच्छे कंबस्टेबल सब्सटेंस का एक क्या प्रॉपर्टी होती है? क्या क्या चीज़ें होनी चाहिए भाई, खुद बताओ। एक, वो चीपर होना चाहिए, सस्ता होना चाहिए, कहीं पे भी मिल जाए भैया वो, ठीक है। अच्छे से कहीं पे भी मिल जाए, मतलब वो रेडीली अवेलेबल होना चाहिए, ठीक है। वो स्टोर और ट्रांसपोर्ट के लिए आसान होना चाहिए, वो मॉडरेट बर्न करना चाहिए, ऐसा नहीं स्पॉन्टेनियस की तरह कि वो जल्दी जल जाए या फिर बहुत लेट जले, इन नॉन कम्बस्टेबल की तरह जले ही ना। वो जलना चाहिए मॉडरेट, नॉर्मल जोन में जलना चाहिए। वो लार्ज अमाउंट ऑफ हीट प्रोड्यूस करे, वो पॉल्यूशन प्रोड्यूस ना करे, और अनकंसिडरेबल सब्सटेंस ना निकाले।
एक पॉइंट मैं भी ऐड करना चाहूँगा स्लाइड में, उसकी कैलोरीफिक वैल्यू अच्छी हो। कैलोरीफिक वैल्यू क्या होता है, वो शायद हमारा अगला टॉपिक है, कैलोरीफिक वैल्यू। देखिए, fuel efficiency, calorific value, yes, the amount of heat energy produced on combustion of 1 kg of fuel is known as calorific value. calorific value क्या होती है, अच्छे से समझाता हूँ। सपोज ये एक कोल है, ये कोल 1 kg ऑफ कोल जब पूरा जलता है, जितनी एनर्जी वो एक पूरे कंबशन पे, कंबशन मतलब बर्निंग में जितनी हीट एनर्जी, लाइट एनर्जी वो प्रोड्यूस करेगा, वो फ्यूल 1 kg ऑफ बर्न में जितने kgs ऑफ एनर्जी प्रोड्यूस करेगा, उसे हम कैलोरीफिक वैल्यू कहते हैं उसकी। मतलब एक अच्छे ईथन की, एक अच्छे फ्यूल की प्रॉपर्टी ये भी होनी चाहिए कि उसकी कैलोरीफिक वैल्यू अच्छी होनी चाहिए, मतलब वो 1 kg में अच्छी खासी एनर्जी प्रोड्यूस करे। फ्यूल एफिशिएंसी मतलब एनर्जी, ठीक है। कहाँ गया, ये रहा, ठीक है। और ये मेजर कैसे होती है, ये होती है केजी पर जूल में। द यूनिट ऑफ कैलोरीफिक वैल्यू, कैलोरीफिक वैल्यू की जो यूनिट होती है ना वो जूल होती है, जूल पर केजी, ठीक है। जूल पर केजी मतलब केजी, और उसके स्लैश के जे स्लैश केजी मतलब किलो जूल पर केजी, किलो जूल पर केजी। जूल इज द मेन कैलोरीफिक, इज द यूनिट ऑफ कैलोरीफिक वैल्यू। कैलोरीफिक वैल्यू किस में नापी जाती है, जूल में। किस में नापी जाती है, जूल, जे से डिनोट होता है जूल में। और अगर हमें उनकी यूनिट जाननी है कैलोरीफिक वैल्यू की, तो वो होती है किलो जूल में, किलो जूल पर केजी। किलो जूल मतलब कितनी एनर्जी किलो जूल में निकल रही है पर केजी ऑफ कंबशन में, उस ऑब्जेक्ट के, उस फ्यूल के, उस कंबस्टिबल सब्सटेंस के, इज नोन एज इट्स कैलोरीफिक वैल्यू। डन। नेक्स्ट टॉपिक, ये देखो फ्यूल और उनकी कैलोरीफिक वैल्यू, ध्यान से देखना, ये वाला पार्ट बहुत इंपॉर्टेंट है। कार्बन की कैलोरीफिक वैल्यू होती है 6000, वुड की होती है 17 to 22,000, कोल की 25 to 33,000, 45 ये तीनों डीजल, पेट्रोल और केरोसिन के, क्योंकि ये तीनों ही पेट्रोलियम से एक्सट्रैक्ट करते हैं। फिर मिथेल की 5000, सीएनजी की भी 5000, एलपीजी की थोड़ी ज़्यादा होती है, बायोगैस की इनसे ज़्यादा होती है, सबसे ज़्यादा होती है हाइड्रोजन की। हाइड्रोजन की सबसे ज़्यादा कैलोरीफिक वैल्यू होती है, मतलब अगर 1 kg ऑफ हाइड्रोजन मीन्स अगर 1 kg ऑफ हाइड्रोजन बर्न करता है तो वो 1000, वो पूरा 1 10 100 1000 लाख 1,50,000 किलो जूल एनर्जी देता है ऑन वन कंप्लीट केजी ऑफ इट्स फ्यूल्स बर्न कंबशन पे, उसके कंबशन पे, मतलब proper 1 kg of combustion of that fuel, the fuel is hydrogen, the amount of calorific value which is produced is 1,50,000, which is the highest in every fuel। मतलब सबसे अच्छा फ्यूल हम कह सकते हैं वो हाइड्रोजन है। हाइड्रोजन की फर्दर अभी गाड़ियाँ भी बनेंगी, आपको ये फैक्ट बता रहा हूँ, हाइड्रोजन की भी गाड़ियाँ भी बनेंगी, मतलब वो कितनी अच्छी होंगी आप भी जानते हो। फिर मतलब फ्यूल कम लगेगा, ऑब्वियसली कितनी अच्छी होगी ना, फ्यूल कम लगेगा, ठीक है, और एनर्जी ज़्यादा देंगी। फिर हम पढ़ेंगे हार्मफुल इफेक्ट ऑफ बर्निंग। मैंने कहा था ना डिसएडवांटेज होता है तो एडवांटेज भी होता है, एडवांटेज होता है तो डिसएडवांटेज भी होता है। मतलब वैसे ही पहला डिसएडवांटेज पढ़ो, बहुत डिसएडवांटेज है, जल्दी जल्दी पढ़ते हैं, ठीक है, टाइम कम रह गया। रेस्पिरेटरी डिसीजेज, रेस्पिरेटरी डिसीजेज मतलब अनबर्न कार्बन डाइऑक्साइड पार्टिकल रिलीजेस वुड एंड फ्रॉम वुड कोल पेट्रोलियम कॉजेज सीवियर रेस्पिरेटरी डिसीजेज लाइक अस्थमा। हमें अस्थमा भी हो सकता है अगर कोई चीज़ अच्छे से जले ना, मतलब वुड और कोल अच्छे से नहीं जलती तो उसके कार्बन पार्टिकल्स मेनली कार्बन मोनोऑक्साइड एक गैस होती है, अगर वो रिलीज़ हो रही है ना तो वो बहुत हार्मफुल होती है, वो रेस्पिरेटरी डिसीज कर देती है, हमारे लंग्स चोक कर देती है। ये एक मेन डिसएडवांटेज था फ्यूल के जलने का, हर एक फ्यूल में होता है ये। सेकेंड, डेथ ड्यू टू कार्बन मोनोऑक्साइड गैस। मैंने बोला था ना, डेथ ड्यू टू कार्बन मोनोऑक्साइड गैस। कार्बन मोनोऑक्साइड एक ऐसी गैस है जो किसी भी इनकम्प्लीट कंबशन ऑफ फ्यूल्स के तहत बनती है। अगर कंबशन फ्यूल का अच्छे से नहीं हो रहा है, इनकम्प्लीट है, तो कार्बन मोनोऑक्साइड गैस बनेगी, अनप्रोड्यूस कार्बन मोनोऑक्साइड गैस विच कैन कॉज डेथ। अगर कार्बन मोनोऑक्साइड गैस कहीं लीक हो गई, सपोज कोई ना, हम तो चाहते नहीं, पर मैं एग्जांपल दे रहा हूँ, बट अगर कोई सो रहा है और उस कमरे में कार्बन मोनोऑक्साइड गैस रिलीज हो गई तो वो सोता ही रहेगा, वो कभी उठ नहीं पाएगा, बिकॉज कार्बन मोनोऑक्साइड गैस इज़ द मोस्ट हार्मफुल गैस फॉर ह्यूमन बॉडी। ये हमारा पूरा रेस्पिरेटरी सिस्टम चोक कर देता है,
चलने नहीं देता। ठीक है। थर्ड पढ़ते हैं ग्लोबल वार्मिंग। जो कंबशन होता है ये ग्लोबल वार्मिंग करता है। कैसे? अच्छा, कोई चीज़ बढ़ जलेगी तो वो टेम्परेचर बढ़ा देगी एटमॉस्फेयर का, क्योंकि वो कार्बन डाइऑक्साइड बढ़ा रही है। मतलब एक एंड ये भी होता है, कोई भी चीज़ अच्छी है तो वो बुरी भी है, एक सिक्के के दो पहलू होते हैं। ठीक है ना? वैसे ही ग्लोबल वार्मिंग भी कॉज होती है। अगर हम ज़्यादा फ्यूल का इस्तेमाल कर रहे हैं, ज़्यादा कोल जलाएंगे तो ग्लोबल वार्मिंग होगी। क्यों होगी? क्योंकि टेम्परेचर बढ़ रहा है, क्योंकि कार्बन डाइऑक्साइड गैस रिलीज हो रही है। ठीक है, समझ आया? नेक्स्ट वन, ग्लोबल वार्मिंग लीड्स टू। ग्लोबल वार्मिंग अब क्या करती है? राइज इन सी लेवल कॉजिंग फ्लड्स इन कोस्टल एरियाज, क्लाइमेट चेंज, एक्सटिंक्शन ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स। मतलब किसी भी एरिया में, कोस्टल एरिया में जो समुद्र के पास है, उसका पानी का बहाव बढ़ा देती है, उसका लेवल बढ़ा देती है। मतलब पानी तट पर ज़्यादा तरीके से, ज़्यादा तेज़ी से पहुंचता है और उसका लेवल बढ़ जाता है। मतलब इसका मतलब बाढ़ आने के संकेत ज़्यादा हो जाते हैं, चांसेस ज़्यादा हो जाते हैं बाढ़ आने के। ठीक है। फिर आता है क्लाइमेट चेंज। क्लाइमेट बदलता आता है। ग्लोबल वार्मिंग होने से क्लाइमेट कैसे बदलता है? गर्मी आ जाती है क्लाइमेट में। डन। थर्ड एंड द लास्ट पॉइंट कि एक्सटेंशन ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स। अच्छा, ग्लोबल वार्मिंग होगी ना तो प्लांट्स भी एक्सटेंट हो जाएंगे, मर जाएंगे, एनिमल्स भी एक्सटेंट हो जाएंगे, क्योंकि ग्लोबल वार्मिंग लीड्स टू द डिग्रेडेशन और लीड्स टू द लैक ऑफ ऑक्सीजन। ऑक्सीजन इज द biggest thing, biggest supporter of human life and the biggest supporter of combustion as well. मतलब अगर ग्लोबल वार्मिंग बढ़ेगी तो प्लांट्स और एनिमल्स भी मर जाएंगे, एक्सटिंक्ट हो जाएंगे। डन। नेक्स्ट वन, एसिड रेन। अगर कंबशन होगा तो वो एसिड रेन भी कर सकता है। बर्निंग ऑफ कोल एंड डीजल एंड पेट्रोलियम रिलीजेस ऑक्साइड्स ऑफ सल्फर एंड नाइट्रोजन। दीज गैसेस डिसॉल्व इन रेन वाटर एंड फॉर्म एसिडिक रेन विच इज कॉल्ड एज एसिड रेन। इट्स हार्मफुल फॉर क्रॉप्स एंड बिल्डिंग्स। ठीक है। मतलब पहली जो बारिश होती है ना, महीने की पहली बारिश होती है, जो पहली बारिश होती है साल की, वो एसिड रेन होती है हमेशा। क्यों? क्योंकि बहुत जगह कोल और डीजल जलता है। जब वो जलता है ना तो वो सल्फर गैस, ऑक्साइड गैस और नाइट्रोजन गैस रिलीज कर सकता है। नाइट्रोजन और सल्फर के ऑक्साइड फॉर्म। ऑक्साइड मतलब ये सल्फर है तो सल्फर के साथ ऑक्सीजन मिलना, SO बनना, सल्फर का ऑक्सीजन के साथ मिलना, SO बनना ना, उसे सल्फर ऑक्साइड कहते हैं। और नाइट्रोजन का मिलना, NO बनना। NO क्या है? NO इज इक्वल्स टू नाइट्रोजन, नाइट्रोजन ऑक्साइड। नाइट्रोजन ऑक्साइड इज अ very harmful gas. Sulfur oxide and nitrogen oxide are very harmful gas. They mix, these gases mix with rain water. जब ये रेन वाटर के साथ मिलती है तो वो एसिड रेन बनाती है। एसिड रेन मतलब एसिड नहीं बरसता, पर वो जो बारिश बदलती है वो एसिड से कम भी नहीं होती। वो क्रॉप्स, फसल खराब कर देती है, बिल्डिंग्स और सॉइल खराब कर देती है। मतलब बिल्डिंग का ना कलर उतर जाता है और सॉइल का इरोजन हो जाता है, सॉइल उभरने लगता है, खराब हो जाता है। डन। नेक्स्ट वन, समराइज। अब पूरा चैप्टर खत्म हो गया फाइनली, अब चैप्टर को समराइज करते हैं। कंबशन क्या होता है? बर्निंग ऑफ सब्सटेंस, वी कैन कॉल दैट अ बर्निंग ऑफ अ सब्सटेंस इज बेसिकली कंबशन। कंबस्टेबल सब्सटेंस क्या होता है? फ्यूल होते हैं। कंडीशन जो चाहिए होती है किसी भी चीज़ को जलने की, वो चाहिए होती है उसका हीट। फ्यूल होने चाहिए, हीट होना चाहिए, ऑक्सीजन होना चाहिए। हीट इक्वल्स टू इग्निशन टेम्परेचर। डन। नेक्स्ट, इग्निशन टेम्परेचर क्या होता है? मिनिमम टेम्परेचर ऑफ अ बर्निंग सब्सटेंस इज नोन एज इट्स इग्निशन टेम्परेचर। डन। बेसिक प्रिंसिपल टू कंट्रोल फायर क्या होते हैं वो समझा हमने। हॉटेस्ट जोन ऑफ द फ्लेम इज द आउटर जोन, ये समझा। ठीक है। कैलोरीफिक वैल्यू, फ्यूल एफिशिएंसी समझी किस में नापी जाती है? फ्यूल एफिशिएंसी, कैलोरीफिक वैल्यू कहते हैं फ्यूल एफिशिएंसी को, जो किलो जूल पर केजी में नापी जाती है। फिर हमने पढ़ा लास्ट में हार्मफुल इफेक्ट ऑफ बर्निंग फ्यूल्स। डन। सो अब मेरे कुछ क्वेश्चंस हैं आपसे, जल्दी जल्दी जवाब देते हैं। व्हाट इज इग्निशन टेम्परेचर? सोचो सोचो सोचो। Ignition temperature is a temperature in the lowest temperature at which an object burns is known as ignition temperature of that particular combustible substance. ये होता है। Write some name of the inflammable substance. Inflammable substance के नेम लिखो। क्या होता है inflammable substance? वो substance जो सबसे जल्दी जलते हैं, ठीक है, बहुत जल्दी जल जाते हैं, वो जिनका ignition temperature सबसे कम होता है, वो कहलाते हैं इन्फ्लेमेबल सब्सटेंस। जैसे कि इन्फ्लेमेबल सब्सटेंस के अंदर क्या क्या आ सकता है? पेट्रोल आ सकता है, वुड आ सकता है, पेपर आ सकता है, और क्या आ सकता है? LPG आ सकता है। ठीक है। विच पार्ट ऑफ फ्लेम इज यूज्ड बाय गोल्ड स्मिथ एंड वाई? कौन सा पार्ट यूज होता है? आउटर जोन यूज होती है। क्यों यूज होती है? क्योंकि वो हॉटेस्ट जोन होती है फ्लेम की। फ्लेम के स्ट्रक्चर में पढ़ा था हमने कि आउटर जोन इज द हॉटेस्ट जोन, दैट्स वाई ब्लैक स्मिथ यूजेस आउटर जोन ऑफ द फ्लेम टू
melt something or melt anything or melt gold or melt any metal, डन। फिर आता है व्हाट आर द कंडीशन नेसेसरी फॉर कंबशन। कंबशन के लिए हमें क्या क्या चाहिए होता है, फ्यूल चाहिए होता है, ठीक है, और क्या क्या चाहिए होता है, ऑक्सीजन चाहिए होती है, और इग्निशन टेम्परेचर यानी कि हीट चाहिए होती है। फिर हाउ वी कंट्रोल फायर, फायर को कैसे कंट्रोल करते हैं, इन तीनों चीज़ों का कट ऑफ कर देना, ऑक्सीजन का कट ऑफ, फ्यूल को हटा देना, या फिर हीट को काबू कर लेना, इग्निशन टेम्परेचर को लो डाउन कर देना, टेम्परेचर को कूल कर देना, ठीक है। डिफरेंस बिटवीन कंबशन, रैपिड कंबशन एंड स्पॉन्टेनियस कंबशन क्या होता है, रैपिड कंबशन इज अ कंबशन विच टेक्स प्लेस with the help of external source of heat, whereas spontaneous combustion doesn't takes place with the help of external source of heat, it takes place in the natural or room temperature itself. Example, burning of magnesium ribbon is a rapid combustion, whereas burning of sodium is a spontaneous combustion. Draw and label the diagram of candle, ये तो मैंने आपको भी दिखाया था, ठीक है। इस 40 मिनट के लेक्चर में यही था आपके चैप्टर में। थैंक यू एवरीवन, थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग अस। होप सो आपको ये चैप्टर अच्छा लगा हो। अगर आपको ये चैप्टर अच्छा लगा और भी चैप्टर्स आप चाहते हो हम बनाएं तो डू सपोर्ट अस, हमें सपोर्ट करना, हम आपके लिए ऐसे वीडियो लाते रहेंगे। थैंक यू एवरीवन, थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय।